नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य की दूसरी इकाई से अज्ञेय की प्रमुख कहानी पठार का धीरज का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अज्ञेय के परिचय पर एक नज़र। आधुनिक हिंदी साहित्य के यशस्वी साहित्यकारों में अज्ञेय कवि के साथ साथ निबंधकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। अज्ञेय की कहानियों में उनके विद्रोही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। यद्यपि अज्ञेय की कहानियों में रागात्मकता की प्रमुखता है, लेकिन वह बौद्धिकता से आविष्ट है। उनकी कहानियों में स्वाधीनता की चेतना होने से शिल्प में विशिष्टता आ गई है। वैसे मानवीय संवेदना के कारण उनकी कहानियाँ अत्यधिक संवेद्य एवं सार्थक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के, जेल जीवन के, सैनिक जीवन के, देश विभाजन एवं प्रेमानुभवों के विविध प्रसंगों को रूपायित किया है। अज्ञेय ने पात्र योजना में मनोवैज्ञानिकता एवं द्वंद्वात्मकता का भी समावेश किया है तथा प्रतीकों और बिंबों के द्वारा शैली शिल्प को सदैव ताजगी देने की कोशिश की है। अज्ञेय ने लगभग 66 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें नई कहानी का शिल्प प्रमुख रूप से अपनाया है। यह उनकी उल्लेखनीय विशेषता मानी जा सकती है। अज्ञेय को मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी माना जाता है। उन्होंने सोउद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, चरित्र विश्लेषण परक और प्रतीकों के द्वारा मानसिक संघर्ष की कहानियाँ लिखी हैं। पठार का धीरज कहानी प्रतीकों के माध्यम से मानव मन के संघर्ष एवं द्वंद्व पर आधारित है। इस कहानी में एक किशोर और एक किशोरी चट्टानों और खंडरों से भरे पठार के शांत वातावरण में भावाभिभूत होकर जो कुछ सोचते हैं तथा उसके व्यापक परिवेश से जो अनुभूति करते हैं, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस तरह मनोभावों का प्रतीकात्मक निरूपण करने से पठार का धीरज कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गई है। पठार का धीरज अज्ञेय की प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें सामाजिक चेतना को वैयक्तिक संघर्ष एवं द्वंद्व का रूप दिया गया है तथा परिवेश के साथ पूरी आत्मीयता व्यक्त की गई है। इस कहानी में ऊंचे नीचे टीलों, खंडरों और चट्टानों से कुछ मटमैली आकृति का पठार दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। उसकी व्यापकता से अभिभूत एक किशोर सहसा तीतर की बोली सुनता है, तीतरी, तो वह मन में कुछ सोचने लगता है। वह प्रमीला से कहता है कि सुनती हो, यह पक्षी क्या पुकार रहा है? वह कहता है, प्रमीला प्रमीला। इस बात पर प्रमीला हंस जाती है। तब प्रमीला भी तीतर से बोली को अपने मनुकूल सुनती है तथा कहती है कि वह पक्षी किशोर किशोर कह रहा है। तत्पश्चात किशोर पठार के धुंधले परिवेश को लक्ष्य कर अपने भावों को व्यक्त करता है कि हम पक्षी की बोली से केवल अपने नाम इसलिए सुन रहे हैं कि हम आपस में प्यार करते हैं। जब किशोर एवं प्रमीला आपस में बातें कर रहे थे, तभी थोड़ी दूर पर एक स्त्री का स्वर उभरता है। उसने बताया कि राजकुमार हाथी पर सवार होकर रोज राजकुमारी से यहाँ मिलने आता है, परंतु वह राजकुमारी को प्यार नहीं करता। वह अपनी छाया को प्यार करता है। चंद्रोदय होते ही वह कुंड पर आता है। उसकी चांदनी में अपनी बढ़ती हुई छाया को देखता है। राजकुमारी तो यूं ही उसकी लपेट में आ जाती है। किशोर ने उस स्त्री से पूछा कि प्रेम ना करने पर भी राजकुमार रोज राजकुमारी से मिलने क्यों आता था? तब वह स्त्री स्वर कहता है कि यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं कुंवर से यह पूछवा सकती हूँ। तभी किशोर ने देखा कि एक बड़ी सी छाया कुंड के आर पार पड़ रही है, जो मानो हाथी पर सवार राजकुमार की थी।
हाथी धीरे धीरे पानी में बढ़ रहा था। जब हाथी गहरे पानी में डूब गया तो उसकी पीठ पर खड़े होकर राजकुमार कुंवर ने धीरे से पुकारा, राजकुमारी हेमा। कुंड के पानी में चांदनी की लहरें सी उठने लगी। राजकुमार हाथी की पीठ से पानी में कूद गया और क्षण भर में तैरकर पार जा पहुंचा। राजकुमारी भी तैरकर उसके पास गई। तब राजकुमार ने उससे उदासी का कारण पूछा तो राजकुमारी हेमा ने कहा कि वह आज उदास नहीं, प्रसन्न है, क्योंकि आज उसकी सगाई हुई है। उसने फिर कहा कि राजकुमारियों का जीवन राज्य के कल्याण के लिए होता है। साधारण कन्याएं राय देती होंगी, परंतु राजकुमारियों की राय नहीं पूछी जाती। वे तो देश की शांति की धरोहर और दूसरे की वाग्दत्ता होती हैं। इस कारण मुझे अपने भविष्य का सही पता नहीं है। फिर उतावली करके भविष्य को नष्ट करना कहाँ तक ठीक है। राजकुमार ने कहा, धीरज रखो, धीरज रखो। मैं तुम्हें चांदनी की तरह नहीं चाहता जो आवे और चली जावे। मैं तुम्हें छाया की तरह चाहता हूँ। इस प्रकार राजकुमार और हेमा के मध्य लंबा संवाद चलता रहता है। उसके बाद किशोर प्रमिला से पूछता है कि भद्रे, तुम क्या कहती हो? प्रमिला चुप रही, परंतु राजकुमारी ने कहा कि मैं जो कहूँगी वह इस पार्श्ववर्ती अपरिमित से कहूँगी। मैं कौन हूँ? मैं तो पठार का धीरज हूँ। यहाँ सभी कुछ वास्तविक है। धीरज हमें अनेक स्तरों पर चेतना देता है और अधैर्य एक ऐसा धुआं है जो हमारे बोध के स्तर को मिटाता है। पठार और धीरज समानांतर हैं। राजकुमारी फिर अदृश्य हो जाती है तो किशोर प्रमिला का हाथ थाम लेता है। तभी तीतर बोलने लगता है और वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और धीरज भरे विश्वास से जान लेते हैं कि वहाँ पर छाया नहीं, अपितु वे दोनों आमने सामने हैं। चांद पूरे आकार में उग आया है। इस घटना के साथ ही कथानक समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अज्ञेय ने प्रेम की वास्तविकता को यहाँ उजागर किया है। राजकुमार और राजकुमारी के लिए प्रणय मात्र उद्वेग है जिसका वे प्रतिक्षण अनुभव करते हैं और उसी से परिचालित होते हैं। राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम में प्रवाह है। राजकुमार के मन में संदेह उत्पन्न होता है तो वह हेमा से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो? हेमा कहती है, मैं उदास नहीं, प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी आज सगाई हो गई है। वह यह भी बताती है कि सगाई आदि के विषय में साधारण कन्याओं से ही उनकी राय पूछी जाती है, राजकुमारियों से नहीं, क्योंकि राजकुमारियों का जीवन राज्य के कल्याण एवं शांति संधि के लिए रहता है। लेकिन राजकुमार प्रेम पर एकाधिकार चाहता है। वह उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन राजकुमारी अपनी विवशता प्रकट करती है। तब वह कहता है कि प्यार पीछे नहीं देखता, उसकी दृष्टि सदैव आगे रहती है। मैं देखता हूँ वह सुंदर भविष्य जिसमें हम दोनों, लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं भी भविष्य देखती हूँ, किंतु वर्तमान से कटकर नहीं। वह उसके साथ चलने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं देश की शांति की धरोहर हूँ, इधर की राजकुमारी और उधर की वाग्दत्ता। फिर बताओ मैं कैसे भाग जाऊँ? तब राजकुमारी उसके समक्ष स्वच्छंद प्रेम का प्रस्ताव रखती है और कहती है कि मैं रोज यहाँ आती हूँ और आती रहूँगी। तुम भी आते हो। यह कुंड हमारा राज्य है, हमारा घर है, जहाँ हम अपनी इच्छा के स्वामी हैं। कुंवर, तुम क्या मुझे ऐसे ही प्यार नहीं कर सकते? इस तरह राजकुमारी प्रेम की यथार्थता पर अपना मत व्यक्त करती है। कहानी में प्रेम की इस स्थिति का सशक्त निरूपण किशोर और प्रमिला के माध्यम से भी किया गया है। राजकुमार हेमा से प्रेम करता है, परंतु वह उसे अपने एकाधिकार में बंदी बनाना चाहता है। वह कहता है, हेमा, मैं तुम्हें चांदनी की तरह नहीं चाहता जो आवे और चली जाए। मैं तुम्हें छाया की तरह चाहता हूँ, हर समय मेरे साथ। जब भी चांदनी निकले मुझे घेर लेने वाली। वस्तुतः देखा जाए तो यहाँ राजकुमार का प्रेम सामंती एकाधिकार का विस्तार मात्र है। उसमें प्रेम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मनोविज्ञान में इसे आत्मलिप्त प्रणय कहा जाता है।
वस्तुतः राजकुमारी और राजकुमार के प्रणय की कहानी केवल आभास मात्र तथा प्रतीकात्मक है। उनके माध्यम से पाठक किशोर और प्रमीला के प्रणय संबंधों पर आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम की मूल भावना सर्वत्र एक जैसी है। वह एकाधिकार चाहती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है। इस समस्त प्रणय कथा के बीच पुरुष का प्रेम पठार के धीरज के समान जड़वत प्रतीत होता है, जो कि शीत, आतप और वर्षा को समान रूप से झेलकर मनोवेग विहीन या आत्मबोध से शून्य हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य प्रणय की नियति की ओर संकेत कर उसके मानसिक संघर्ष का समर्थन करना रहा है। धन्यवाद।